हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं चमन कौसर अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सिकी पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज फिर मैं आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हूँ। टॉपिक का नाम कुछ इस तरह से है, जो हम कक्षा एनसीईआरटी का जो हमने अ, पढ़ना शुरू किया था, उसकी कक्षा 6 तक की एनसीईआरटी कंप्लीट हो चुकी है। 7 के भी कुछ अध्याय हो चुके हैं। जियोग्राफी की 6 की कंप्लीट हो गई है और 7वीं के कुछ अध्याय हो चुके हैं। तो हम अब आगे के अध्यायों की तरफ बढ़ते हैं इसी श्रृंखला में। ठीक है, तो कक्षा 7 के लिए जो भूगोल की पाठ्य पुस्तक है हमारा पर्यावरण, इसका चैप्टर 6 आज हम देखेंगे। चैप्टर 6 है, उसका जो नाम है वह है प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन। स्थल की ऊंचाई एवं वनस्पति की विशेषताएं एक दूसरे से संबंधित है। तो सबसे पहले चीज है कि प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन, क्योंकि जो वन है वो भी क्या है, प्राकृतिक वनस्पति है, यहीं पाई जाती है वन में। अब जब वन है तो वहां पे वन्य जीव भी रहते होंगे, तो वो जीव कैसे रहते हैं तो उसके बारे में देखेंगे। प्राकृतिक वनस्पति कहाँ कहाँ पाई जाती है, ठीक है। और प्राकृतिक वनस्पति मतलब जिन वनों में पाई जाती है, वनों के बारे में जानेंगे, घास स्थल के बारे में जानेंगे, कांटेदार झाड़ियों के बारे में जानेंगे। और ये देखेंगे कि कौन कौन से वन होते हैं, वन किस प्रकार के होते हैं, वहाँ पे किस तरह के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, कैसे जीव जंतुओं का वहाँ पर निवास है। इन चीज़ों के बारे में हम देखेंगे। तो जैसे कि स्थल की ऊंचाई एवं वनस्पति की विशेषताएं एक दूसरे से संबंधित हैं। ऊंचाई में परिवर्तन के साथ जलवायु में परिवर्तन होता है तथा इसके कारण वनस्पति में भी बदलाव आता है। ठीक है, तो जैसे जैसे हम ऊंचाई की तरफ बढ़ेंगे तो हमारे को वनस्पतियों के अंदर भी बदलाव देखने को मिलेगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि क्या होता है, ताप में परिवर्तन होता है, वायु दाब में परिवर्तन होता है। तो मौसम की क्या होती है, अवस्थाएं जो होती है वह बदल जाती है। उसी अनुसार वहाँ पर पाई जाने वाली वनस्पतियों में भी भिन्नता होती है। तभी तो अलग अलग क्षेत्रों में पाई जाने वाली वनस्पति अलग अलग होती है। फॉर एग्जाम्पल, रेगिस्तान के अंदर कैक्टस पाया जाएगा, ठीक है ना। और जो ये अ, हिमालय है वहाँ पे शंकुधारी वन पाए जाएंगे। ठीक है, वनस्पति की वृद्धि तापमान एवं नमी पर निर्भर करती है। वनस्पति की वृद्धि किस पर निर्भर करती है? 2 कारकों पर, तापमान और नमी पर। इसके अलावा ये ढाल एवं मिट्टी की परत की मोटाई जैसे कारकों पर भी निर्भर करती है। इस तरीके से वनस्पति की वृद्धि कितनी चीजों पर निर्भर कर गई? तापमान, नमी, ढाल और मिट्टी की परत की मोटाई। इन घटकों में अंतर के कारण किसी स्थान की प्राकृतिक वनस्पति की सघनता एवं प्रकार में परिवर्तन होता है। यानी कि जहां पर इन चीजों में जिस तरीके का अनुपातिक अंतर होगा, उसी हिसाब से वहां की वनस्पति होगी। आमतौर पर प्राकृतिक वनस्पति को 3 मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है: वन, घास स्थल और कांटेदार झाड़ियां। तो वन किसे कहते हैं? जो वृक्षों के लिए उपयुक्त तापमान एवं परिपूर्ण वर्षा वाले क्षेत्रों में उगते हैं। इन कारकों के आधार पर सघन एवं खुले वन विकसित होते हैं। यानी कि जो वृक्षों के लिए तापमान उपयुक्त है और परिपूर्ण वर्षा है, उन क्षेत्रों में वन होंगे। जहाँ पे वृक्षों के लिए उपयुक्त तापमान नहीं होगा, वहां वन नहीं पाए जाएंगे। फिर आ जाता है घास स्थल, जो मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होते हैं। घास स्थल हमेशा कहाँ विकसित होंगे? जहाँ मध्यम वर्षा होती है। उसके बाद है कांटेदार झाड़ियाँ। कांटेदार झाड़ या झाड़ियाँ केवल शुष्क क्षेत्रों में पैदा होते हैं। क्यों? क्योंकि शुष्क क्षेत्रों में वन नहीं होते हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ की परिस्थितियाँ जो है, तापमान, नमी और वह वनों के अनुकूल नहीं है। प्राकृतिक वनस्पतियों के प्रकार में बदलाव का मुख्य कारण जलवायु का बदलाव है। ठीक है, जो प्राकृतिक वनस्पतियां हैं उसमें बदलाव इसलिए है क्योंकि जलवायु की भिन्नता के कारण। अब हम देखेंगे कि वन वन विश्व में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के वन इस प्रकार हैं। वन को मैंने 6 श्रेणियों में बांटा है: उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, शीतोष्ण सदाबहार वन, शीतोष्ण पर्णपाती वन, भूमध्य सागरीय वनस्पति और शंकुधारी वन। इनके अंदर एक चीज देखो, ये क्या है? उष्ण कटिबंध है और शीतोष्ण कटिबंध है। तो उष्ण कटिबंध वाले कहाँ पाए जाएंगे? अपने भूमध्य रेखा के पास। शीतोष्ण वाले कहाँ पाए जाएंगे? मकर या कर्क रेखा है जो उनके ऊपर, आर्कटिक और अंटार्कटिक के बीच वाले क्षेत्रों में। और इसमें भी सदाबहार वन वो हैं जहाँ पर वर्ष भर लगातार बारिश होती है, और जहाँ कुछ स्थानों पर बारिश नहीं होती वहाँ पर्णपाती यानी कि पर्णों को गिराने वाले वन पाए जाते हैं।
और भूमध्य सागर के पास पाई जाने वाली वनस्पति भूमध्य सागरीय वनस्पति कहते हैं। और शंकुधारी वन, जिसके अंदर पेड़ कैसे होते हैं, शंकुनुमा होते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। इन वनों को उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कहते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन क्या है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वर्षा हमेशा होती रहती है, इसीलिए तो ये सदाबहार है। ये घने वन भूमध्य रेखा एवं उष्णकटिबंध के पास पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? भूमध्य रेखा एवं उष्णकटिबंध। और उष्णकटिबंध बेल्ट कौन सा है? कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य का जो क्षेत्र है 10 डिग्री, हाँ वैसे तो 23.5 डिग्री है दोनों, लेकिन मेनली उष्णकटिबंधीय क्षेत्र को हम 10 डिग्री में कर सकते हैं। ये क्षेत्र गर्म होते हैं, पूरे वर्ष यहाँ अत्यधिक वर्षा होती है। यहाँ गर्माश होने के कारण जो पानी है वो भाप बनता है तो ऊपर जाता है। भाप बन के जब ऊपर जाएगा, तब जब जल की बूंदें सघन हो जाएंगी तो वो भारी हो जाएंगी, तो वायुमंडल में तैर नहीं पाएंगी, तो वह वापस संघनित होकर वर्षण के रूप में पृथ्वी पर गिरती हैं। यहाँ का मौसम कभी शुष्क नहीं होता, इसलिए यहाँ के पेड़ों की पत्तियां पूरी तरह नहीं झड़ती, इसलिए इन्हें सदाबहार कहते हैं। यहाँ का मौसम शुष्क इसलिए नहीं होता, टेम्परेचर बढ़ा, बारिश हो गई, ठीक है ना। बारिश जब डेली होगी तो शुष्कता कैसे आएगी, है ना, सूखापन कैसे आएगा। जब सूखापन आएगा ही नहीं तो पत्तियां झड़ेगी ही नहीं। पत्तियां क्यों झड़ती है? ताकि उनको मतलब पानी की कमी को पूर्ति करने के लिए, कि पानी पत्तियों को ना देना पड़े, इसलिए पेड़ क्या करता है, पत्तियां बहुत सारी होती है ना, तो जड़ से पानी ना लेना पड़े, या जड़ से पानी नहीं आता ऊपर, इसलिए वो झाड़ देता है अपनी पत्तियों को, अपने को जिंदा बनाए रखने के लिए, जीवित रखने के लिए। काफी घने वृक्षों की मोटी वितान के कारण दिन के समय भी सूर्य का प्रकाश वन के अंदर तक नहीं पहुंच पाता है। आमतौर पर यहाँ दृढ़ काष्ठ वृक्ष जैसे रोजवुड, आबनूस, महोगनी आदि पाए जाते हैं। जो उष्णकटिबंध के सदाबहार वन है, उसमें जो पाए जाने वाले वृक्षों के नाम है वो कौन से हैं? रोजवुड, आबनूस और महोगनी। और यहाँ पे मतलब वृक्षों की इतने घने वृक्ष होते हैं ना इन वनों के अंदर, कि जो है ना सूर्य का प्रकाश भी वन के अंदर नहीं जा सकता, ठीक है ना, इतने सघन होते हैं और इतने ज्यादा होते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन मानसूनी वन होते हैं, यानी इनके अंदर क्या है, मानसूनी वर्षा होगी, ठीक है। जो भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया एवं मध्य अमेरिका के बड़े हिस्सों में पाए जाते हैं, क्योंकि उष्णकटिबंध भारत में भी आता है। कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है, और जो भारत का जो निचला सिरा है कन्याकुमारी वाला, वो 8 डिग्री से स्टार्ट होता है, ठीक है। और उष्णकटिबंध का बेल्ट जो है वो 23.5 डिग्री तक है, और 10 डिग्री से तो है ही, इसलिए इन क्षेत्रों में मौसमी परिवर्तन होते रहते हैं। जल संरक्षित रखने के लिए शुष्क मौसम में यहाँ के वृक्ष पत्तियां झाड़ देते हैं, ठीक है ना। शुष्क मौसम में क्या करेंगे, अपने आप का जल संरक्षण के लिए पत्तियां झाड़ देते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले दृढ़ काष्ठ वृक्षों में साल, सागवान, नीम तथा शीशम है। यानी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो है वो मानसूनी वन है, और मानसूनी वन में जो वृक्ष पाए जाते हैं वो कौन से हैं? साल, सागवान, नीम तथा शीशम है। दृढ़ काष्ठ वृक्ष फर्नीचर, यातायात एवं निर्माण सामग्री बनाने के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। जो दृढ़ काष्ठ वृक्ष हैं, यानी इनकी जो लकड़ियां होती है बहुत मजबूत होती है, तो वो किस काम आती है? फर्नीचर बनाने के काम आती है, यातायात के काम आती है, एवं निर्माण सामग्री बनाने के लिए बहुत उपयोगी है। हम कहते हैं ना शीशम की लकड़ी का फर्नीचर बनवाया है, सागवान का फर्नीचर बनाया है, तो ये चीजें आ गई। इन प्रदेशों में आमतौर पर पाए जाने वाले जानवर हैं बाघ, शेर, हाथी, गोल्डन लंगूर एवं बंदर आदि। अब मालूम होगा कि कर्नाटका साइड के अंदर क्या है, हाथी पाए जाते हैं, गुजरात के अंदर शेर हैं, है ना, गोल्डन लंगूर एवं बंदर आदि। शीतोष्ण सदाबहार वन। शीतोष्ण सदाबहार वन मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में स्थित है। ये सामान्यतः महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं। जो शीतोष्ण सदाबहार वन है वो मध्य अक्षांश में आगे, क्यों? क्योंकि मकर रेखा से ऊपर और कर्क रेखा के ऊपर और आर्कटिक वृत्त के नीचे का क्षेत्र क्या कहता है? शीतोष्ण कटिबंध कहलाता है। ठीक उसी प्रकार से मकर रेखा से नीचे और अंटार्कटिक वृत्त के ऊपर का क्षेत्र क्या कहलाता है? शीतोष्ण क्षेत्र कहलाता है। अब उनके ये क्या हो गए? मध्य अक्षांश हो गए। अब मध्य अक्षांश क्षेत्र में पाए जाने वालों वनों को कहेंगे शीतोष्ण सदाबहार वन। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये तटीय प्रदेशों में स्थित हैं। ये क्या है? मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में स्थित हैं।
ये सामान्यतः महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं। कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप हैं। एक को छोड़ दो, 6 जो महाद्वीप हैं उनको क्या करेंगे, उनके क्या है पूर्वी तट पे ये पाए जाते हैं किनारों पर। जैसे दक्षिण पूर्वी अमेरिका, दक्षिण चीन एवं दक्षिण पूर्वी ब्राजील। यहाँ बांज, चीड़ एवं यूकेलिप्टस जैसे दृढ़ एवं मुलायम दोनों प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। जो शीतोष्ण सदाबहार वन है उनमें दोनों प्रकार के वन पाए जाते हैं, जिनकी लकड़ी दृढ़ है और जिनकी लकड़ी मुलायम है। ठीक है, फिर आ जाता है शीतोष्ण पर्णपाती वन। उच्च अक्षांश की ओर बढ़ने पर अधिक शीतोष्ण पर्णपाती वन मिलते हैं। जब हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं उच्च अक्षांशों की तरफ तो अधिक शीतोष्ण पर्णपाती वन मिलते हैं। ये उत्तर पूर्वी अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, चिली एवं पश्चिमी यूरोप के तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। ये अपनी पत्तियां शुष्क मौसम में झाड़ देते हैं। यहाँ पाए जाने वाले पेड़ हैं बांज, एस, बीच आदि। हिरन, लोमड़ी, भेड़िए यहाँ के आम जानवर हैं। फिजेंट तथा मोनाल जैसे पक्षी भी यहाँ पाए जाते हैं। जो शीतोष्ण पर्णपाती वन है तो वो सबसे पहली चीज वही आ गया, उच्च अक्षांशों में पाए जाने वाले पर्णपाती वन है, क्योंकि ये अपनी मौसम के अनुसार शुष्क मौसम में पत्तियां झाड़ देते हैं, इसलिए इनको पर्णपाती वन कहते हैं। इन देशों के तटों पे पाए जाते हैं। प्लस जानवर जो पाए जाते हैं वो क्या है, हिरन, लोमड़ी, भेड़िए। और पक्षी कौन से हैं, फिजेंट तथा मोनाल। अब भूमध्य सागरीय वनस्पति आ गई। महाद्वीपों के पश्चिमी एवं दक्षिणी पश्चिमी किनारे भिन्न हैं, यानी कि महाद्वीप हैं उनके जो किनारे हैं ना उनमें दोनों किनारे हैं पश्चिमी दक्षिण पश्चिमी वो भिन्न है। यहाँ भूमध्य सागरीय वनस्पतियां पाई जाती है। यह अधिकतर यूरोप, अफ्रीका एवं एशिया के भूमध्य सागर के समीप वाले प्रदेशों में पाई जाती है, इसलिए इसका यह नाम पड़ा है। ये कहाँ पाई जाती है, यूरोप, अफ्रीका एवं एशिया के भूमध्य सागर के समीप वाले प्रदेशों में। ये वनस्पतियां भूमध्य सागर के बाहरी प्रदेशों जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका, दक्षिण पश्चिम दक्षिण अमेरिका एवं दक्षिण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में भी पाई जाती है। इन प्रदेशों में गर्म, शुष्क, ग्रीष्म एवं वर्षा वाली मृदु शीत ऋतुएं होती है। यानी कि इसमें इन प्रदेशों में कैसी ऋतु है, गर्म और शुष्क ग्रीष्म ऋतु है। मतलब ग्रीष्म ऋतु जो है यानी कि जो गर्मी है वो कैसी होती है, गर्म भी होती है और शुष्क भी होती है। गर्म शुष्क है ग्रीष्म ऋतु, और जो शीत ऋतु है वो कैसी होती है, वर्षा वाली मृदु शीत होती है, यानी बहुत अधिक शीत नहीं पड़ती है। इन क्षेत्रों में आमतौर पर संतरा, अंजीर, जैतून एवं अंगूर जैसे नींबू वंश के सिट्रस के फल पैदा किए जाते हैं, क्योंकि लोगों ने अपनी इच्छा अनुसार कृषि करने के लिए यहाँ की प्राकृतिक वनस्पति को हटा दिया है। यहाँ वन्य जीवन कम है। क्यों है, जब प्राकृतिक वनस्पति को हटा ही दिया है तो जीवन कैसे हो सकता है ना। फिर है शंकुधारी वन। उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों में भव्य शंकुधारी वन पाए जाते हैं, इन्हें टैगा भी कहते हैं। जो शंकुधारी वन है उन्हें मतलब कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों में, तो ये कहने क्या कहते हैं, टैगा भी कहते हैं। ये वन अधिक ऊंचाइयों पर भी पाए जाते हैं। ये लंबे नरम काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष होते हैं। इन वृक्षों के काष्ठ का उपयोग लुगदी बनाने के लिए किया जाता है, जो सामान्य तथा अखबारी कागज बनाने के काम आती है। जो ना शंकुधारी वन होते हैं उन्हें हम टैगा भी कहते हैं। प्लस इनकी जो काष्ठ होती है यानी जो इनकी लकड़ी होती है वो बड़ी मुलायम टाइप की होती है, इसलिए इनकी नरम काष्ठ होने के कारण यानी जो लकड़ी है पेड़ों की है ना, वो क्या है, नरम होने के कारण इनका क्या यूज किया जाता है, लुगदी बनाने के। और लुगदी क्या काम आती है, इन वृक्षों की काष्ठ की लुगदी सामान्य या अखबारी पेपर बनाने के या कागज बनाने के काम आती है। नरम काष्ठ का उपयोग माचिस एवं पैकिंग के लिए, बक्से बनाने के लिए भी किया जाता है। मतलब जो नरम काष्ठ है, लकड़ी है पेड़ों की, उसका उपयोग माचिस और पैकिंग के लिए, बक्से बनाने के लिए भी किया जाता है। चीड़, देवदार आदि इन वनों के मुख्य पेड़ हैं। यहाँ सामान्यतः रजत लोमड़ी, मिंक, ध्रुवीय भालू जैसे जानवर पाए जाते हैं। रजत किसे कहते हैं, चांदी को, यानी कि कैसी लोमड़ी होगी फिर, है ना, सफेद टाइप में होगी रजत लोमड़ी। मिंक और ध्रुवीय भालू जैसे जानवर पाए जाते हैं। अब आ जाता है घास स्थल। हमने वन कंप्लीट कर लिया है, उसके बाद हम आ गए हैं घास स्थल में। उष्ण कटिबंधीय घास स्थल हैं। घास स्थल भी ऐसे ही होंगे, उष्ण कटिबंध और शीतोष्ण कटिबंध। ये वन भूमध्य रेखा के किसी भी तरफ उग जाते हैं
और भूमध्य रेखा के दोनों ओर से उष्णकटिबंध क्षेत्रों तक फैले हैं। यहाँ वनस्पति निम्न से मध्य वर्षा वाले क्षेत्रों में पैदा होती है। यह घास काफी ऊंची, लगभग 3 से 4 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ सकती है। अफ्रीका का सवाना घास स्थल इसी प्रकार का है। सामान्य रूप से उष्णकटिबंधीय घास स्थल में हाथी, जेबरा, जिराफ, हिरण, तेंदुआ आदि जानवर पाए जाते हैं। जो उष्णकटिबंधीय घास स्थल है तो यानी क्या होगा, उष्णकटिबंध में पाया जाएगा। तो उष्णकटिबंध कहाँ है, भूमध्य रेखा के दोनों तरफ है। तो ठीक है, और यहाँ क्या होती है, निम्न से मध्यम वर्षा होती है ना, बहुत ज्यादा वर्षा नहीं होती, इसलिए यहाँ घास पाई जाती है। और घास की लंबाई बहुत होती है, 3 से 4 मीटर तक की होती है। अफ्रीका का सवाना घास स्थल इसके लिए प्रसिद्ध है। शीतोष्ण घास स्थल ये मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों और महाद्वीपों के भीतरी भागों में पाए जाते हैं। यहाँ की घास आमतौर पर छोटी एवं पौष्टिक होती है। शीतोष्ण प्रदेशों में सामान्यतः जंगली भैंस, बाइसन, एंटीलोप पाए जाते हैं। जो शीतोष्ण है तो वो सीधी सी बात है, मध्य अक्षांशीय क्षेत्र हो गया और महाद्वीपों के भीतरी भाग हो गए। यहाँ घास आमतौर पर छोटी और पौष्टिक होती है। ठीक है, और जंगली भैंस, बाइसन और एंटीलोप पाए जाते हैं। इसके बाद है कंटीली झाड़ियाँ। कंटीली झाड़ियों में ये शुष्क रेगिस्तान जैसे प्रदेशों में पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर पाए जाते हैं। तीव्र गर्मी एवं बहुत कम वर्षा के कारण यहाँ वनस्पतियों की कमी रहती है। जो कंटीली झाड़ियां हैं वह रेगिस्तानों में पाई जाती है, और रेगिस्तान जो है उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर पाए जाते हैं। यानी जितने भी महाद्वीप हैं उनका जो पश्चिमी भाग है वहां पर ही रेगिस्तान है। ठीक है ना, और पूर्वी भागों पे डेल्टा हो जाएंगे। तीव्र गर्मी और बहुत कम वर्षा के कारण ये वनस्पतियों की कमी रहती है। ध्रुवीय प्रदेश में भी सीमित प्राकृतिक वनस्पति मिलती है। ठीक है ना, यहाँ केवल काई, लाइकेन एवं छोटी झाड़ियां पाई जाती है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि ध्रुवीय प्रदेश में भी 6 माह दिन और 6 माह मतलब ठंडक, और 6 माह में थोड़ा बहुत सूरज निकलता है ना। ये अल्पकालिक ग्रीष्म ऋतु के दौरान विकसित होती है। ग्रीष्म ऋतु बहुत छोटी होती है, मैंने 6 माह कहा वो गलत है। मतलब एक लंबा पीरियड वहाँ क्या रहता है, शीत ऋतु रहती है, क्योंकि ध्रुव है, ठंडी है, बर्फ है, तो वहाँ क्या होगा, वहाँ पे सर्दी ज्यादा होगी। ग्रीष्म ऋतु जो बहुत कम होती है, इसे टुंड्रा प्रकार की वनस्पति कहा जाता है। जो ध्रुवों पर वनस्पति पाई जाती है उसका नाम है टुंड्रा प्रकार की वनस्पति। ये वनस्पतियां यूरोप, एशिया एवं उत्तरी अमेरिका के ध्रुवीय प्रदेशों में पाई जाती है। तो ये जो वनस्पतियां हैं, टुंड्रा प्रकार की वनस्पतियां यूरोप, एशिया एवं उत्तरी अमेरिका के ध्रुवीय प्रदेशों में, ध्रुव आ गया, बर्फीला इलाका आ गया, वहां पाई जाएगी। यहाँ के जानवरों के शरीर पर मोटा फर है, मोटी चमड़ी होती है, जो इन्हें ठंडी जलवायु से बचाती है, सुरक्षित रखती है। सीधी सी बात है, क्या है, हम लोग अपने अंदर क्या है, वातावरण के अनुकूल, जलवायु के अनुकूल अपने शरीर को बनाते हैं ताकि हम जीवित रह सकें। यहाँ पर पाए जाने वाले कुछ जानवर हैं सील, वालरस, कस्तूरी बेल, ध्रुवीय उल्लू, ध्रुवीय भालू और बर्फीली लोमड़ी। अब कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं जिनको भी हम देख लेते हैं। जैसे ब्राजील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन इतने विशाल हैं कि ये पृथ्वी के फेफड़े की तरह प्रतीत होते हैं। जो अमेजोन नदी है ना, उसका जो अमेजोन वन है, ठीक है ना, ठीक है, अमेजन वन है जो, वो ब्राजील में उपस्थित है। वह उष्णकटिबंधीय के सदाबहार वन है और बहुत विशाल है, इतने कि उनको पृथ्वी के फेफड़े कहते हैं। क्यों कहते हैं पृथ्वी के फेफड़े, क्योंकि उससे हमारे को ऑक्सीजन मिलती है। एनाकोंडा विश्व का सर्वाधिक ऑक्सीजन मिलती है। एनाकोंडा विश्व का सबसे बड़ा सांप उष्णकटिबंधीय वर्षावन में पाया जाता है। ये मगर जैसे बड़े जानवर को मार और खा सकता है। एनाकोंडा जो विश्व का सबसे बड़ा सांप है वह भी उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में पाया जाता है। सदाबहार वन ही वर्षावन कहलाते हैं। भूमध्य सागरीय वृक्ष शुष्क ग्रीष्म ऋतु में स्वयं को ढाल लेते हैं। उनकी मोटी छाल एवं पत्तियां वाष्पोत्सर्जन को रोकती है। जो भूमध्य सागरीय वृक्ष हैं वो ग्रीष्म ऋतु जो होती है ना, शुष्क होती है, बड़ी है ना, सूखा रहता है, तो उसे मतलब पानी को उत्सर्जन को कम करने के लिए उन्होंने क्या अपने आप को ढाल लिया। उनकी छाल भी मोटी होती है और पत्तियां भी मोटी होती है ताकि वाष्पोत्सर्जन कम से कम हो। उसके बाद आ जाता है भूमध्य सागरीय प्रदेशों के फलों की कृषि के कारण विश्व का फलोद्यान भी कहा जाता है। भूमध्य सागरीय प्रदेश को क्या है, वहां पे सबसे सर्वाधिक फलों की कृषि होती है, इसलिए इसको विश्व का फलोद्यान कहते हैं, यानी फलों का बगीचा। रूसी भाषा में टेगा का अर्थ है शुद्ध या अनछुआ। तो आज का चैप्टर होता है यहीं पर कंप्लीट। ठीक है, अगर इसके अंदर आपको कोई भी प्रॉब्लम हुई हो तो आप मेरे से कमेंट करके सजेशन पूछ सकते हैं। मैं निश्चित तौर पे आपको जवाब देने की कोशिश करूंगी। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो
तो लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।